हेलो एस्पिरेंट। मैं हूं अनिल कुमार सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक निबंध जो कि लिखा गया है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, पुअर रिलेशंस। चार्ल्स लैम्ब जो कि एक अच्छे एसेइस्ट निबंधकार रहे हैं। उनका जो छद्म नाम है, स्यूडनिम है, जिनको इलिया के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग परिचित होंगे इस बात से। शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम खराब किए हुए आज का अपना टॉपिक, पुअर रिलेशंस, जो कि अक्सर पीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार इस निबंध के बीच में से कोई न कोई लाइन उठाकर एग्जाम क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड कर दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि आखिर इस लाइन का क्या मतलब है। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पुअर रिलेशंस। द essay begins with giving a poor relation different names। शुरुआत होती है poor relation को तमाम उन्होंने इरिटेट होके जैसे नाम दिए हों, गुस्से में नाम दिए हों, जैसे द मोस्ट इम्प्रैक्टिकल थिंग, अ पीस ऑफ इनकम्पैटिबल कॉरेस्पोंडेंस, यूजलेस शैडो। मतलब एक असंगत चीज उनको बोला है, असंगत पत्राचार बोला है, अव्यावहारिक चीज बोला है वो रिलेटिव्स को। एक ऐसी शैडो, एक छाया, परछाई जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, लगातार बढ़ती जाती है। कब? जब हम अच्छे दिनों में हम पहुंचते हैं, मतलब जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब हमारा कोई साथ नहीं देता, हम अकेले ही सब कुछ मैनेज करते हैं। और जैसे ही हम प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ते हैं, तमाम ऐसे रिश्तेदार जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं ढंग से, वो भी आकर के अपना अपनत्व दिखाते हैं कि हाँ भाई, फला इंसान हमारा ये लगता है वो लगता है। मतलब जो रिश्ते दबे हुए होते हैं वो भी उभर के सामने आ जाते हैं ज्यों ही हम किसी सक्सेस के रास्ते पर चलते हैं। एन अनवेलकम्ड रिमाइंडर, एक ऐसा याद दिलाने वाला तमाम चीज़ों को जिसका आप बिल्कुल भी स्वागत करना नहीं चाहते, वो आकर के आपको याद दिलाता है आपके तमाम पास्ट थिंग्स को। रिपीटिंग लेसनिंग ऑफ फ्लैश बाय एनी डिजीज, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कई बार कुछ घाव हो जाते हैं और वो घाव धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और ऐसे घाव हैं जो बार बार होते हैं, जिससे कि आपका जो फ्लैश है बॉडी का वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होता जाता है। लेसनिंग मतलब होता है कम होता जाता है, और कई बार हमारे शरीर में कुछ निशान भी पड़ जाते हैं। बर्डन ऑन योर रिसोर्सेस, जैसे ही आपको पता चलता है कुछ लोगों को कि आपकी जॉब लग गई है या आप अच्छा कमाने लगे हैं, तुरंत आपसे उधार मांगने वाले भी आ जाएंगे। वही पुअर रिलेशंस जिन्हें आप कभी भी समझ नहीं पाए। एन अनवेरेबल स्टिग्मा ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके आत्मसम्मान पर एक कलंक जैसा होता है। अ ब्लॉट ऑन योर शील्ड, इसके अलावा आपके कवच पर कोई धब्बा सा। अ बेगर ऑन गेट, एक भिखारी जो कि लगातार इरिटेटिंग आवाज में आपको बुला रहा हो गेट पर। अ फ्लाई इन ऑइंटमेंट, ए लॉयन ऑन पैथ, अ हेल इन हार्वेस्ट, किसी मरहम में या किसी ऑइंटमेंट लेप लगाने वाले जो शरीर में हम लोग लगाते हैं, कई बार उसमें पड़ जाए एक मक्खी जैसी, या कहीं हम जा रहे हों और रास्ते में हमको एक शेर मिल जाए, मतलब ऐसी सिचुएशन टाइप एक को रिलेटिव होता है। खड़ी हुई फसल में जो तूफान काम करता है वही आपकी हैप्पीनेस में कोरिलेटिव काम करता है। ट्रम्प टू एनिमी एंड ए सावर इन स्वीट, और जैसे आपके दुश्मन को मिली हुई जीत या आपकी मिठाई में पड़ा हुआ कोई कड़वा पदार्थ, इन सब का एक तरह से कंपैरिजन उन्होंने किया है चार्ल्स लैंड ने। ये सारे टर्म्स उन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए, पूरे रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। आगे वो कहते हैं कि यू कैन रिकॉग्नाइज हिम बाय द नॉक एट द डोर एंड योर हार्ट कैन टेल दैट ही इज सर्टेन मिस्टर। वो इतना ज्यादा आपके घरों पर आता है कि आप उस दरवाजे की नॉक से पहचान लेंगे, दरवाजे पे आई हुई आवाज से पहचान लेंगे कि आ गए भाई साहब। नाउ लैम डिस्क्राइब्स हिज बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग हालातों में बिहेवियर कैसा होता है पूरे रिलेटिव का, वो उन्होंने बताया है। A poor relative can express a smile and embarrassment at the same time, बता रहे हैं कि उनके अंदर ये कलाकारी होती है कि वो चेहरे पे जो फेक स्माइल है वो, प्लस जो उनके अंदर थोड़ा सा डर है कि भाई हम तो कभी इनके बुरे वक्त में तो आए नहीं है, तो जो एम्बेरसमेंट है उसको भी वो एक साथ थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं अगर आप अनुभवी हैं तो। ही शेक्स हिज हैंड विद हेजिटेशन एंड वार्मथ, आपकी तरफ हाथ तो बढ़ाते हैं वो, लेकिन उनके अंदर हेजिटेशन भी है और थोड़ा अपनत्व भी दिखाने की कोशिश वो करते हैं वो रिलेटिव्स।
एट द टाइम ऑफ डिनर he looks casually at the full table and pretends to go but internally he wishes to stay. जैसे ही मान के चलो कि डिनर का टाइम हुआ है और आपके फैमिली मेंबर्स से टेबल जो है आपकी फुल हो चुकी है, कोई जगह नहीं है बैठने की, तब वो कहेगा अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब हम चलते हैं, आप खाना खाइए, मैं चलता हूँ। लेकिन मन में वो चाहता है कि उसको कोई बोले करे भाई साहब आ गए हैं तो खाते हुए ही जाइए। तो ऐसी सिचुएशन में वो रुकना चाहता है। और उनका जो अराइवल होता है आपके घर पर वो वीकेंड के दिनों में नहीं होता है। जैसे जो आपके अच्छे जानने वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि आपके घर पे जब आए, जब आप ओपन डेज मतलब खुली हुई छुट्टियों के दिन हो, वीकेंड हो, जब आप फ्री हो। लेकिन वह बंदा कब आएगा? जब आप किसी न किसी काम में व्यस्त होंगे। जब आपकी पत्नी कहेगी कि आज वो आने वाला होगा, तब नहीं आएगा। वो कब आएगा? जब आप उसकी आने की उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरह से उनका अराइवल जो है इट इज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। आगे चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि वह जो पुअर रिलेटिव है वो आपके बर्थडे पर जानबूझ के आता है और दिखाएगा ऐसे जैसे कि वह उसका सौभाग्य है कि वो आपके बर्थडे पे बाई चांस आ गया। आया जानबूझ के है बट शोज हिज प्रिटेंस कि चलो भाई हमारा सौभाग्य है कि आपके जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने का मौका मिला। During feasting, he abstains from fish, wine knowingly, but soon finishes everything once he is insisted to eat. जैसे ही पार्टी शुरू होती है तो वो दिखावा करेगा कि भाई मैं वाइन नहीं लेता या मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं आप लोग खाइए। लेकिन जैसे ही उसके कोई जोर दे दे, इंसिस्ट कर दे कि ठीक है भाई खाइए, थोड़ा लीजिए आप भी लीजिए, तो पता लगेगा कि जो भी है उसको खूब चाव से खाएगा और तुरंत उसको फिनिश कर देगा। द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस होल्ड आर कंफ्यूज इन डीलिंग विद हिम। इसका मतलब यह है कि जो नौकर हैं वो भी नहीं समझ पाते कि आखिर मैं इस नए मेहमान से इसको डील कैसे करूं, इसको मैं मॉडेस्टी दिखाऊं या इसके साथ में रूखा व्यवहार करूं, क्योंकि वो उनसे बहुत अच्छे से परिचित नहीं होता है आपके घर का नौकर। मोस्ट ऑफ द गेस्ट थिंक दैट दे हैव नोन हिम ऑलरेडी, क्योंकि वो इतना आया गया होता है आपकी इन पार्टीज में। बाकी जो गेस्ट हैं वो भी सोचते हैं कि शायद कहीं देखा हुआ सा है ये इंसान। ही कॉल्स यू बाय योर सरनेम टू शो हिज फैमिलियरिटी विद योर फैमिली। इसके अलावा जो आपका सरनेम होगा, क्रिश्चियन नेम होगा, वो उससे पुकारेगा जिससे कि औरों को लगे कि वाह भाई ये तो बहुत पुरानी जान पहचान का इंसान है इनका। यू डोंट फील कंफर्टेबल एट हिज फैमिलियरिटी विद यू, लेकिन आपको उसका बुलाया जाना पसंद नहीं आएगा कि अरे भाई कैसे ये मतलब मेरा पुराना नाम या जो भी है निक नेम टाइप लेता हो। He may make you feel uncomfortable in front of your guest by insisting familiarity with you. इसके अलावा वो कुछ ऐसी बातें भी बोल देगा अपना ज्यादा इम्प्रेशन जमाने के लिए कि देखो मैं तो इतना खास रिश्तेदार हूँ इनका, कि आपको वो शब्द उन बाकी मेहमानों के सामने अनकंफर्टेबल कर दें। आप चाहोगे कि कैसी awkward सिचुएशन में इसने डाल दिया, आप चाहोगे कि भाग जाए यहाँ से। लैम्ब सेज दैट ही इज वर्स देन ए टेनेंट। जो आपके किराएदार होते हैं शहरों में, टेनेंट बोलते हैं। वैसे इंग्लैंड में एक सिस्टम होता है कि जमीन पर जो रहते हैं, जमीन जिनको किराए पे दी जाती है उनको टेनेंट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि वो उनसे भी ज्यादा बदतर होगा। वेन ही आस्क्ड टू प्ले अ गेम ऑफ कार्ड्स, जो कि मतलब जिसमें पैसा लगता है, गैम्बलिंग टाइप, ही रिफ्यूजेस ऑन द बेसिस ऑफ हिज पॉवर्टी। तो बोलेगा अरे भाई मेरे कहाँ बस की बात है कि मैं ये मतलब खेल सकूं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। ही डजंट फील गुड ऑन बीइंग लेफ्ट आउट। He pretends to go but stays even after the departure of your servants. लेकिन जैसे ही आपको उसको नहीं खिलाएंगे खेल में तब वो बुरा मान जाएगा कि अरे भाई मुझे तो मतलब छोटा दिखा दिया, मुझे तो मौका नहीं दिया खेलने का। कई बार जाने की बात बोलेगा ठीक है भाई साहब चलता हूँ, लेकिन वो जाएगा नहीं। इवन आपके घर के नौकर भी आपका काम करके चले जा चुके होते हैं लेकिन वो भाई साहब नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उन्हें ही पिक्स सम पास्ट स्टोरीज, कुछ पुरानी कहानी उठा लेंगे आपके परिवार की और मजबूर करेंगे आपको कि आप सुने जिनको आप सुनना नहीं चाहेंगे, कि हाँ कभी आप भी गरीब थे, आपने बहुत स्ट्रगल किया है। ही रिमाइंड्स यू ऑफ योर ओल्ड डेज ऑफ स्ट्रगल एंड पॉवर्टी, आपकी गरीबी संघर्ष के दिनों को याद दिलाएगा जानबूझ के। इसके अलावा ही asked the price of your furniture items and makes you uncomfortable with comments on your old window curtains। कहेगा भाई साहब ये फर्नीचर कितने का है, सोफा बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन पर्दे पुराने हो गए हैं आपके विंडो के, इनको थोड़ा बदलवा लीजिए। कुल मिला के उसकी टॉक्स आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी, वो आपको इरिटेट करेगा।
He says that the urn is modern, but the kettle which you used during your poverty was more comfortable in use. अब क्योंकि आपने एक अर्न जिसमें कलश टाइप का होता है उसे अब इस्तेमाल करने लगे हो, लेकिन वो कहेगा कि जब आपके पास जो पुरानी जो केटल थी वो ज्यादा अच्छी थी, वो अच्छी थी, लेकिन आजकल ठीक है, मॉडर्न टाइम हो गया, आप बदल गए हो, तो वो कुल मिला के आपको उसमें भी ऑकवर्ड फील कराएगा। ही सेज दैट नाउ यू शुड बी हैप्पी टू हैव योर ओन व्हीकल। वो कहेगा अब तो आपके पास खुद की गाड़ी है, तो आपको मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा सब कुछ। हिज मेमोरी एंड हिज टॉक इरिटेट यू। उसको सारी बातें याद होती हैं, आप भूल जाओगे अपने पास्ट के कुछ स्ट्रगल्स, लेकिन उस पुअर रिलेटिव को आपकी सारी बातें याद होंगी, और उसकी बातें, जो मेमोरीज हैं, जो बातें हैं, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। When he goes, you put his chair aside and feel relieved of such nuisance. जब वो निकल जाता है आपके घर से, तुरंत आप उसकी चेयर को साइड में रखते हो, कहते हो थैंक गॉड, एक आफत चली गई। न्यूसेंस मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं समस्या, आफत। अब इतना बताने के बाद लैम्ब जो है बात करने लगे एक फीमेल पुअर रिलेटिव की। अभी तक बात हो रही थी मेल की, अब यहाँ पर वो बात करेंगे फीमेल की। वो कहते हैं कि जो फीमेल पुअर रिलेटिव है वो तो और ज्यादा बुरी है, वर्स इबल, मतलब ज्यादा बुराई, उससे भी ज्यादा। वो कहते हैं कि एक जो मेल पुअर रिलेटिव है कम से कम कुछ हद तक इज टॉलरेबल अप टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक आप उसको सह सकते हैं, लेकिन जो फीमेल पुअर रिलेटिव है वो बहुत ज्यादा chaotic, आउट ऑफ ऑर्डर वाली चीज है। फीमेल पुअर रिलेटिव कांट हाइड हर पॉवर्टी एंड विम्स। क्यों? क्योंकि फीमेल कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी गरीबी और जो अपनी सनक है उनको वो छिपा नहीं पाती है। शी ट्राइज हर बेस्ट टू हाइड हर इकोनॉमिक कंडीशन बट फेल्स मिजरेबली। बहुत कोशिश करती है वो कि अच्छे कपड़े पहन के आए सब कुछ, लेकिन उसकी फैशन सेंस, कपड़े ओवरऑल सब देख के बाकी जो गेस्ट होते हैं आपके घर में वो खूब पहचान लेते हैं कि यह सिर्फ ढोंग कर रही है, दिखावा कर रही है। और जो बाकी जो गेस्ट हैं वो आप तुरंत ही बता देंगे कि शी इज इजिली कनेक्टेड टू द फैमिली वेयर शी इज फीस्टिंग बाय अदर गेस्ट। तुरंत बता देंगे कि ये तो इनके मेहमान ही है, कोई ऐसी वैसी नहीं है। आप चाहोगे, आप कहना चाहोगे कि नहीं नहीं हमारी कोई खास नहीं है, लेकिन बाकी गेस्ट तुरंत कनेक्ट कर देंगे कि अगर नहीं है तो आपके घर पे कर क्या रही है ये। यहाँ पर लैम जो है वो मजाक में कहते हैं कि 10 में से 9 बार अक्सर वो आपकी पत्नी की ही बहन होती है। हर ड्रेस एंड डिमीनर, उसकी ड्रेस, उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, वो एक भिखारी जैसी दिखती है। वाइल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग शी इज अनेबल टू डिफरेंशिएट अमंग वाइन्स एंड डिशेस। इसके अलावा क्योंकि अब आप पैसे वाले हो चुके हैं तो आपके घर में तमाम तरह की वाइन्स डिशेस, तरह तरह के आप बनते हैं, तो उनको वो जानती नहीं है, उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, और उनको गलत नाम से प्रोनाउंस करती है। तो बाकी जो आपके घर में जो आपके बच्चों को पढ़ाने वाली गवर्नेंस है वो उसके प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करती है कि नहीं नहीं ये इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। अब यहाँ से मिस्टर जो चार्ल्स लैम्ब है वो एक एग्जाम्पल देते हैं मिस्टर डब्ल्यू का, जो कि रियल लाइफ को उनके फ्रेंड रहे होंगे, और उनको वो कनेक्ट करते हैं रिचर्ड एमलेट, एक कैरेक्टर है फ्रॉम जॉन वैन ब्रक्स प्ले द कॉन्फेडरेसी। एक रेस्टोरेशन कॉमेडियन हुए हैं, उनका प्ले है, उस प्ले के कैरेक्टर रिचर्ड एमलेट से वो उसकी तुलना करते हैं। He says that he knows a real life Richard Amlett who was his fellow at Christ Hospital। जो कॉलेज था उनका, वहां पर जो पढ़ते थे उसका नाम क्राइस्ट हॉस्पिटल है। एक दूसरा निबंध भी इन्होंने लिखा हुआ है इस नाम से, चार्ल्स लैम्ब ने। कहते हैं मिस्टर डब्ल्यू उनका क्लास फेलो था। ही वॉज ए गुड स्कॉलर हु ज्वाइंट कॉलेज टू स्कैप पॉवर्टी। वो भी बहुत गरीब था, गरीबी से बचने के लिए उसने जो एक पब्लिक फंड होता है उसके बेस पर उसने वहाँ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। और वो अपने आप को तमाम ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए, कमेंट से बचने के लिए स्टडी में बिजी रखा करता था। ही वॉज द सन ऑफ ए पेंटर हु कोइंसिडेंटली केम इन सर्च ऑफ वर्क टू हिज कॉलेज। क्या होता है कि उसके पापा जो कि पेंटर थे, कोइंसिडेंटली उसी कॉलेज में आ जाते हैं काम की तलाश में जहां वो पढ़ रहा होता है। और काम की तलाश में आने के बाद उसके पापा वहीं कॉलेज के बगल में ही कहीं सेटल हो जाते हैं। क्या करते हैं उसके पापा? उसके क्लास फेलो, प्रोफेसर्स, सबके सामने अपना जो कैप है उतार करके हाथ में लेकर के सबसे काम की भीख मांगते हैं कि भाई मेरे लिए कोई काम, मेरे लिए कोई काम। तो कुल मिला के उसको, डब्लू जो होता है उसको अपने पापा के सारे काम अच्छे नहीं लगते, वो उनको टॉलरेट नहीं कर पाता, और
क्या करता है, उसे लगता है कि अब तो मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दिया है अपने कामों से, तो वो पुर्तगाल भाग जाता है और वहाँ पर एक आर्मी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन बदकिस्मती उस बेचारे की ऐसी होती है कि ही वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ सेंट सेबास्टियन। तो कुल मिला के ह्यूमिलिएशन के मुकाबले उस बंदे ने जो है मौत को चुनता है। आगे वो बताते हैं, जो अगला एग्जाम्पल वो देते हैं अपने दोस्त, अपने पिताजी के एक दोस्त हैं मिस्टर बिले। इसको हम पढ़ेंगे मिस्टर बिले। टी जो है यहाँ पे साइलेंट। ही यूज्ड टू कम टू मीट हिज फादर। वो उनके पिता से मिलने आया करते थे हर सैटरडे को। और उनकी वेशभूषा, रहन सहन, बातचीत का जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे लैम्प बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनको लगता था कि उनके पापा के जो दोस्त हैं वो सुपर रिच हैं। इसके अलावा जब कभी वो आते थे तो लैम्प, जो कि बच्चे थे, उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता था कि जब भी वो आए आपको साइलेंट रहना है, उनके सामने बात नहीं करनी है। His father's friend was an old man who dressed neatly and spoke in a grave voice. अच्छे कपड़े पहन के आते थे, गंभीर भाषा में बातचीत करते थे। तो लैम्प बहुत इम्प्रेस थे, उनको लगता था कि वो जो है बहुत सुपर रिच हैं और हम लोगों से उनका लेवल अच्छा है, ऐसा वो सोचा करते थे। लैम्प थॉट हिम टू बी एम्प्लॉयड एट द मिंट। मिंट आप जानते हैं, जहाँ पैसे की छपाई होती है। जैसे एक वेब सीरीज आई थी मनी हीस्ट, उसमें मिंट में वो लोग पैसे छाप के शपथ लगाते हैं अपने देश की गवर्नमेंट को। या हर देश में एक टकसाल होती है जहाँ पैसे छपते हैं। तो चार्ल्स लैम्ब को लगता था कि उनके पापा के जो दोस्त हैं वो मिंट में एम्प्लॉयड हैं, उनके पास बहुत पैसा है। लैम्ब्स फादर एंड हिज फ्रेंड यूज्ड टू आर्ग्यू ऑन वेरियस टॉपिक्स व्हाइल स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। अक्सर उन लोगों की बहस हो जाया करती थी कि जो इनके चार्ल्स लैम्ब का जो घर था वो पहाड़ी के ऊपर था, और कुछ जो उनके दोस्त थे उनका घर पहाड़ी के नीचे था। तो इस ऐसे में उन्होंने बताया है कि पहाड़ी के ऊपर रहने वाले लड़कों के बीच में और पहाड़ी के जो नीचे रहने जो लड़के रहते थे उनके बीच में अक्सर सुपीरियरिटी को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स हो जाया करते थे। तो यही आर्ग्यूमेंट्स बूढ़े हो गए हैं दोनों तब भी हो जाया करता है, मजाक मजाक में। कभी कभी वो मजाक सीरियस भी हो जाती थी। तो लैम्ब को काफी सरप्राइज होता था कि उनके पापा कैसे ट्रीट करते हैं अपने दोस्त को। इसके अलावा जब भी वो आते थे मिस्टर बिलेट, तो उनको स्पेशल एक खीर बना के खिलाई जाया करती थी, जो कि उनकी चाची खिलाती थी। और एक दिन क्या हुआ है कि लैम्ब ने देखा कि उनकी जो चाची हैं वो उनको टॉन्ट मार रही हैं मिस्टर बिले को कि ले लीजिए, टेक वन मोर पीस मिस्टर बिले, बिकॉज यू डोंट गेट इट एवरी डे, क्योंकि आपको तो रोज तो मिलती नहीं है खाने को, और एक पीस ले लीजिए। तो उस समय तो मिस्टर बिले ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम होते होते उन्होंने उनकी चाची को बोल दिया कि बहुत ही ओल्ड फैशन्ड और आउटडेटेड वुमेन है, गुस्से में। हालांकि वो जब मरते हैं मिस्टर बिले, तो ही लेफ्ट एनफ मनी फॉर हिज बरियल। ऐसा नहीं था कि, भले वो गरीब थे, जो मिंट में काम करने का वो करना वो सिर्फ एक भ्रम था चार्ल्स लैम्ब का, क्योंकि उनके अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं थी अपने पापा के दोस्त को पहचानने की। लेकिन इतने गरीब भी नहीं थे उनके पापा के दोस्त मिस्टर बिले कि जब वो एक्सपायर हुए तो उनके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे ना हो। उनके पास पैसे थे, और इतने पैसे थे कि उनका बरियल जो है वो डिसेंट वे में कंप्लीट किया गया। इसके अलावा ही वॉज नॉट इनडेटेड टू एनीवन। किसी के ऊपर, किसी का भी उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं था। और यहाँ पर जो है चार्ल्स लैम्ब अपना निबंध खत्म करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इट वॉज ए पुअर रिलेशन, लेकिन इट वॉज फुल ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये था पुअर रिलेशंस का डिटेल्ड एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे उनके किसी दूसरे ऐसे को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।